पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्राइवेट बीमा कंपनी के मैनेजर का शव करीब 30 फीट गहरे और सूखे कुएं से मिला। उनकी पहचान अभिषेक वरुण के रूप में हुई। जिस कुएं से शव बरामद हुआ उसी कुएं में उनका स्कूटर भी मिला। पुलिस के मुताबिक कंकड़ बाग के रहने वाले अभिषेक वरुण पिछले कुछ रोज से लापता थे। परिवार वालों ने बताया कि 2 दिन पहले वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक दोस्त के घर पार्टी में गए थे। वहां से उन्होंने अपने परिवार को अकेले घर भेज दिया था। परिवार के मुताबिक रात करीब 11 बजे अभिषेक ने पत्नी को फोन करके बताया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया था। परिवार के लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। लेकिन वहां कोहराम तब मच गया जब पुलिस को पटना के बेऊर इलाके में मौजूद एक सूखे कुएं में अभिषेक का शव मिला। उनके शव के ऊपर उनका स्कूटर भी गिरा नजर आया। अभिषेक की मौत का पता चलने के बाद उनके परिवार में हाहाकार मच गया। परिवार के लोग वहां दौड़ते हुए पहुंच गए। उनकी मां और पत्नी बदहवास नजर आईं। बेटे की मौत के बाद अभिषेक की मां पुलिस पर भड़क गईं। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी वीडियो भी मिला, जिसमें रात करीब 11:15 बजे अभिषेक स्कूटर पर कहीं जाते नजर आए। परिवार के लोगों ने आशंका जताई कि उनकी साजिश के तहत हत्या की गई। मर्डर है, प्री प्लान्ड, ऐसी बात नहीं है, यहाँ क्या करने आएगा। हालांकि पुलिस ने अभिषेक की मौत के पीछे हादसे की आशंका जताई। प्रथम दृष्टया यह एक्सीडेंटल प्रतीत होता है, क्योंकि कुआं में कोई रोक नहीं है और बगल में जो सड़क है 3-3.5 फीट ऊंची है। बाद में कुएं से शव और स्कूटर को बाहर निकाला गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया ताकि घटना के पीछे की सच्चाई पता चल सके। इधर मध्य प्रदेश के सिवनी में एक मंदिर की आधारशिला पर फोटो खिंचवाने के चक्कर में हादसा हो गया। वहां प्रफुल्ल श्रीवास्तव नाम के समाज सेवी मंदिर निर्माण के लिए खोदी गई नींव के गहरे गड्ढे में गिर गए। घटना सिवनी के गणेश चौक पर हुई। वहां बन रहे उस मंदिर के आधारशिला कार्यक्रम में समाज सेवी प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी पहुंचे, लेकिन आधारशिला पर फोटो खिंचवाना उन्हें भारी पड़ गया, क्योंकि मंदिर की नींव में सीमेंट डालते हुए फोटो खिंचवाते समय वो हादसे का शिकार हो गए। हुआ ये कि मंदिर निर्माण के लिए खोदी गई नींव में मजदूर सीमेंट और गिट्टी डाल रहे थे। इसी दौरान प्रफुल्ल श्रीवास्तव वहां पहुंचे और मंदिर निर्माण में श्रमदान करते हुए तस्वीर खिंचवाने की इच्छा जताई। उन्होंने मजदूर के हाथों से लेकर एक तसला सीमेंट नींव में डाला, लेकिन इसी दौरान उनकी तस्वीर खींच रहे व्यक्ति ने आवाज दी कि तस्वीर ठीक नहीं आई। एक तसला और फोटो नहीं आई। फिर क्या था, प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने सीमेंट का भरा हुआ एक और तसला मंगवा लिया, लेकिन इस बार जैसे ही वो नींव में सीमेंट डालने के लिए झुके, उनके पैरों के नीचे लगी ईंट अपनी जगह से खिसक गई और वो पलक झपकते ही गहरे गड्ढे में जा गिरे। गनीमत ये रही कि हादसे में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पादरी पर यह आरोप लगा कि वो हिंदू धर्म के लोगों को पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। यह आरोप हिंदुवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने लगाया और इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी पादरी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि लाल सिंह नाम के उन पादरी पर आरोप लगा कि वो बरेली के फरीदपुर इलाके में आर्थिक रूप से कमजोर हिंदुओं को पैसों का लालच देकर उनका धर्म बदलवा रहे थे। मुझे ये पता लगा था कि फरीदपुर के अंदर फर्रुखपुर मोहल्ले में इस समय प्रत्येक रविवार को एक क्रिश्चियन जो है अपने हिंदू महिलाओं, हिंदू पुरुषों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों की इस शिकायत के बाद पादरी लाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उस मकान पर भी छापा मारा जहां धर्मांतरण कराए जाने के आरोप लगे। पुलिस को वहां से ईसाई धर्म से जुड़ी कई किताबें और तस्वीरें मिली। इसके पास से हमने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि इनके द्वारा अवैध रूप से धन परिवर्तन कराया जा रहा था, और आगे हम इनके अकाउंट्स को भी खंगालेंगे ताकि किसी भी प्रकार की फंडिंग का एंगल क्लियर कर सकें। पुलिस के मुताबिक आरोपी पादरी लाल सिंह हफ्ते में 2 बार उस मकान में एक सभा का आयोजन करते थे। आरोप है कि इसी सभा में हिंदू समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इधर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मुद्दे को उठाने वाले गोपाल राय ने अपनी जान को खतरा बताया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के संगठन के अध्यक्ष गोपाल राय के मुताबिक जब से उन्होंने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है, तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। गोपाल राय ने दावा किया कि छांगुर बाबा के गुर्गे उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और कभी चिट्ठी के जरिए तो कभी फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि गोपाल राय के मुताबिक उनकी शिकायत के बाद ही छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया था।
जिससे वो विदेशों तक फैले छांगुर बाबा के गुर्गों के निशाने पर आ गए। लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही। हमें भी सोशल मीडिया पर आजमगढ़ से धमकी मिली है, लेटर भी स्पीच पोस्ट आया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के संगठन के अध्यक्ष गोपाल राय ने धमकी वाली चिट्ठी और फोन कॉल के आधार पर पुलिस प्रशासन से अपने लिए और धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ शिकायत करने वाली लड़कियों के लिए सुरक्षा की मांग की। इस सब के बीच मेरठ के रहने वाले एक शख्स ने आशंका जताई कि 2019 में यूपी के नोएडा से लापता हुई उनकी बहन को गायब कराने में भी इसी धर्मांतरण गिरोह का हाथ हो सकता है। ये बदर सिद्दीकी वही मुझे लगता है ये मेरठ का रहने वाला है और मुझे लगता है कि ये छांगुर बाबा वगैरह के जो गुर्गे हैं। धर्मांतरण गिरोह पर आरोप लगाने के साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन और सीएम योगी आदित्यनाथ से अपनी बहन को बचा लेने की गुहार लगाई। वो कुछ दस्तावेज लेकर मदद मांगने मेरठ से लखनऊ पहुंच गए। उधर खबर है कि इसी साल नवंबर महीने में दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज सेवा की शुरुआत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसी साल नवंबर से दिल्ली में यमुना में क्रूज सेवा शुरू हो सकती है। क्रूज सेवा शुरुआत में करीब 8 किलोमीटर रूट पर हो सकती है। डीडीए कुछ जगहों पर क्रूज की सवारी करने वाले यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म बनाएगी। एक क्रूज में एक बार में 20 से 30 लोग सफर कर सकेंगे। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने एक ही परिवार के 9 लोगों ने सामूहिक आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें बचा लिया। आत्मदाह की कोशिश करने वाले परिवार के मुताबिक उनकी बेटी ने अप्रैल में दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 3 लोगों ने एक व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया। व्यापारी के मुताबिक वो वाराणसी से प्रतापगढ़ लौट रहे थे, तभी उन लोगों ने उन पर हमला किया और उनसे कैश छीनकर फरार हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान ब्रह्मपुरी थाने के इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी भी एक शिव भक्त की तरह कांवड़ उठाकर चलते दिखे। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाला। कांवड़ियों की सुविधा के लिए दिल्ली देहरादून हाईवे के करीब 40 किलोमीटर हिस्से को वन वे कर दिया गया और वहां सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। इसी दौरान ब्रह्मपुरी थाने के इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी कांवड़ियों के साथ चलते दिखे। उनके कंधे पर जल से भरी भारी भरकम कांवड़ दिखाई दी। कंधे पर कांवड़ उठाए और बोल बम का जयकारा लगाते हुए इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी आगे बढ़ते दिखे। उनका एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो रात के वक्त कांवड़ियों के साथ इसी तरह कांवड़ उठाकर चलते दिखे। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने जल लेकर आ रहे कांवड़ यात्रियों के खाने पीने का भी इंतजाम किया। कांवड़ यात्रा में उनकी शिव भक्ति से भरी भागीदारी देखकर कांवड़ियों ने जमकर तारीफ की। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए 16 से 23 जुलाई तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। 23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि है। इसके बाद 24 जुलाई को स्कूल खोले जाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ यात्रा पर बच्चों को कविता सुनाने वाले रजनीश गंगवार नाम के टीचर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। कुछ रोज पहले रजनीश गंगवार ने स्कूल में कांवड़ यात्रा पर कविता सुनाई थी, लेकिन उनके कविता पाठ पर कुछ हिंदूवादी संगठन आग बबूला हो गए। हालांकि बाद में टीचर रजनीश गंगवार ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी और उन्होंने सफाई दी कि उनका इरादा किसी की भावना को आहत करना का नहीं था। लेकिन उनकी सफाई का हिंदू जागरण मंच और हिंदू महासभा नाम के संगठनों पर कोई असर नहीं हुआ। इन संगठनों ने टीचर रजनीश गंगवार की पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। घटना बरेली के थाना बहेड़ी इलाके में मौजूद एमजीएम इंटर कॉलेज की बताई गई। इसी इंटर कॉलेज में रजनीश गंगवार टीचर हैं। कुछ रोज पहले उन्होंने स्कूल में प्रार्थना के दौरान कांवड़ यात्रा पर बच्चों को एक कविता सुनाई थी। कांवड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। लेकिन टीचर रजनीश गंगवार के कविता पाठ पर कुछ हिंदूवादी संगठन भड़क गए। हिंदू महासभा ने तो उन पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। एक तरीके से हिंदू छात्रों का ये माइंड वॉश कर रहा है। ये भी एक तरीके का जिहाद है जो हिंदू संस्कृति को सीधे सीधे खत्म करने का प्रयास है। हालांकि रजनीश गंगवार ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में कांवड़ियों ने थाने में जमकर हंगामा कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक मोटरसाइकिल फिसलने की वजह से उस पर सवार एक कांवड़िया सड़क पर गिर गया था और उसके बाद बवाल शुरू हो गया। उसके साथ मौजूद कुछ कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और इसके बाद उन कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में कांवड़िये शिवराजपुर थाने में घुस गए और तोड़फोड़ करते नजर आए। वो थाना परिसर के अंदर इमारत में लगे शीशे पर डंडे बरसाते दिखाई दिए।
आरोप लगे कि उन्होंने थाने में महिला डेस्क पर भी तोड़फोड़ की। इस दौरान वहां कई पुलिसकर्मी तैनात नजर आए और उन लोगों ने उनके सामने ही जमकर तोड़फोड़ की। कानपुर के शिवराजपुर इलाके में खीरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और भीड़ को संभालने के लिए कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक वहां से गुजरने के दौरान वो मोटरसाइकिल सड़क पर फिसल गई और उस पर सवार वो कांवड़िया गिरकर घायल हो गया, लेकिन उसके साथ मौजूद कांवड़ियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा दिया। उन कांवड़ियों के मुताबिक पुलिस की लाठी लगने की वजह से वो कांवड़िया सड़क पर गिरा था। इसके बाद वो कांवड़िये भड़क गए और थाने में घुसकर उन्होंने हंगामा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनमें 5 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्कूल बस में तोड़फोड़ करने वाले कांवड़ियों पर केस दर्ज कर लिया गया। एडीजी भानु भास्कर के निर्देश पर मेरठ की आबू लेन नाम की चौकी के दरोगा गौरव कुमार की शिकायत पर अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस घटना के वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुट गई, ताकि स्कूल बस में तोड़फोड़ करने वाले कांवड़ियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। कांवड़ियों ने उस वक्त बवाल कर दिया था जब मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके में एक स्कूल बस कांवड़ से टकरा गई थी। इसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा स्कूल बस पर फूट पड़ा था। पुलिस के सामने ही कांवड़ियों ने डंडों से बस के शीशे चकनाचूर कर दिए थे, जिसमें तोड़फोड़ कर रहे 5 कांवड़िये घायल हो गए थे। बाद में पुलिस ने उनका अस्पताल में इलाज करवाया था। बीच सड़क पर स्कूल बस में तोड़फोड़ होने की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि बाद में पुलिस ने स्कूल बस को वहां से हटवा दिया था। राहत की बात यह रही कि घटना के समय बस में बच्चे नहीं थे। इसी मामले में पुलिस ने कांवड़ियों पर केस दर्ज कर लिया। एडीजी भानु भास्कर के निर्देश पर मेरठ की आबू लेन चौकी के दारोगा गौरव कुमार की शिकायत पर अज्ञात कांवड़ियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस तोड़फोड़ वाले वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुट गई। जांच में पता चला स्कूल बस में तोड़फोड़ करने वाले कांवड़िये दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के रहने वाले हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि मेरठ में पुलिस ने कांवड़ियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। कानपुर में पुलिस थोड़ा सख्त हुई कांवड़ियों पर, तो वहां तो उन्होंने थाना ही जाकर तहस नहस कर दिया। पुलिस थाने में ही तोड़फोड़ कर दी कांवड़ियों ने कानपुर में, तो दिक्कत तो है ही पुलिस के लिए। ये कांवड़िये मेरठ में उन पर केस ठोक दिया पुलिस ने, क्योंकि वही हुआ जो जगह जगह हो रहा है। एक स्कूल बस की टक्कर हो गई एक कांवड़िये से, तो वहां कांवड़ियों ने स्कूल बस को तबीयत से तोड़ दिया। पुलिस वहां खड़ी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस के सामने ही बस में तोड़फोड़ कर दी। और वहां तो कांवड़ियों को तोड़फोड़ करने पर भी चोट लगी, और पहले भी बस से जो चोट लगी तो इलाज करवाया ही पुलिस ने कांवड़ियों का। पुलिस के सामने वो बस तोड़ते रहे और पुलिस बाकी लोगों को इलाज करवाने के लिए ले गई। लेकिन अब कह रहे हैं कि अज्ञात कांवड़ियों पर मामला दर्ज कर दिया। अज्ञात कैसे? पुलिस तो वहां पर थी, उनके साथियों को तो इलाज हुआ, जो तोड़ रहे थे वहां पुलिस खड़ी थी, तो केस अज्ञात लोगों पर क्यों? नाम नहीं पूछा उनका, नाम सिर्फ ढाबे वालों का बताना है अपना। कांवड़ियों को नाम बताने की जरूरत नहीं, वो अज्ञात है। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जब ये हर साल की दिक्कत है तो एक कांवड़ एक्सप्रेसवे क्यों ना बना दिया जाए? एलिवेटेड रोड, इतने सारे एक्सप्रेसवे तो बन ही रहे हैं, कहां कांवड़ियों को गाड़ियों के रास्ते पर भेजा जाए? इनके लिए अलग से ही एक एक्सप्रेसवे बना देते हैं। कोई गाड़ी नहीं होगी तो टक्कर ही नहीं होगी, ऊपर एलिवेटेड रहेगा तो आम पापी जनता जो है वो नीचे अपनी गाड़ियों से चलती रहेगी और ये अपने पाप धोकर ऊपर से एक्सक्लूसिव रास्ते पर चलते रहेंगे। सारा टंटा ही खत्म। उस रास्ते पर एंट्री ही बैन कर देना बाकी लोगों की, सिर्फ शुद्ध शाकाहारी सनातनी लोग ही चलें उस पर। अलग से रास्ता रहेगा तो सावन में ही क्यों चले, सारा साल चलेंगे, जितना मर्जी हो चलेंगे। किसी और धर्म के लोगों को जगह ही मत देना वहां पर, उस रास्ते पर। तो ये नाम लिखने का दुकानों पर ये वाला चक्कर ही नहीं होगा, किसी और को दुकान ही मत देना वहां पर। कांवड़ एक्सप्रेसवे कर देते हैं, ये भी शांति से चलें, पुलिस भी शांति से रहे। अब देखिए ना, कानपुर में पुलिस थाने में ही तोड़फोड़ करके आ गए। इनकी तपस्या भी तो भंग होती है। शिवजी को जल चढ़ाने की परंपरा तो उससे जुड़ी है ना, जो शिवजी ने अमृत मंथन के बाद विष अपने कंठ में रख लिया था तो गंगा जी से उनको शांत किया गया था। तो ये कांवड़ यात्रा तो उस तपस्या के नाम है जिसमें क्रोध को अपने अंदर पीना पड़ता है। गंगा जी जो साथ में होती है और ये टक्करें जो लगती रहती हैं, तो तपस्या में भी तो विघ्न आता है। और सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ने के मामले में तो अब ये होता है ना कि जो सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ता है उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो इन सारी दिक्कतों को खत्म करने के लिए एक अलग ही सड़क बना दीजिए। 100 बात की एक बात।
इधर यूपी में कांवड़ रूट की दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खाने की दुकानों और ढाबों पर क्यूआर कोड लगाए जाने के सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। सरकार ने क्यूआर कोड लगाने का आदेश दिया था ताकि दुकान के मालिक की पहचान हो सके। कांवड़ यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में यूपी की तर्ज पर होटल और ढाबों को पहचान बताने का नियम लागू किए जाने की मांग की गई। साधु संतों ने प्रशासन से मांग की कि होटल और ढाबों पर उनके मालिकों के नाम लिखे जाने चाहिए ताकि कांवड़ यात्रियों को खाने पीने में किसी तरह के असमंजस का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड में कांवड़ियों की हिंसा से जुड़े वीडियो पर नैनीताल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हरिद्वार में कांवड़ियों के तोड़फोड़ करने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उधर राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात के बीच एक स्कूल में फंसे करीब 65 छात्रों को बचा लिया गया। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि नदी, नाले और तालाब उफान पर आ गए। इस बीच एक तालाब के नजदीक मौजूद वो स्कूल पानी से घिर गया। देखते ही देखते वहां स्कूल के हर तरफ कई फीट पानी जमा हो गया। ऐसे में छात्रों समेत टीचर और कर्मचारी भी स्कूल के अंदर ही कई घंटों तक फंसे रहे। हालांकि बाद में उन्हें राहत बचाव में जुटी टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एसडीआरएफ के जवान स्कूल में मौजूद छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर बाहर लाते दिखे। कोटा के रानपुर इलाके में मौजूद उस स्कूल के हर तरफ मटमैले पानी का कब्जा दिखाई दिया। बताया गया कि बारिश के बीच वहां स्कूल के करीब मौजूद तालाब से अचानक इतना ज्यादा पानी आ गया कि पूरा इलाका डूब गया। इस बीच स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे डर के मारे सहम गए क्योंकि पानी घुटनों तक भर गया। ऐसे में उन बच्चों के घर जाने के रास्ते में मुसीबत खड़ी हो गई। वो कई घंटों तक स्कूल में ही फंसे रहे। हालांकि जानकारी मिलने पर वहां एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। उसने स्कूल के 15 टीचरों और कर्मचारियों के अलावा करीब 65 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके साथ ही एसडीआरएफ के जवानों ने पानी की तेज धार में बही एक लड़की का शव भी बरामद किया। इधर हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के नालागढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां बहने वाली एक नदी की तेज लहरों के बीच 2 मजदूर फंस गए। बताया गया वो दोनों मजदूर काम पर जाने के लिए नदी को पार कर रहे थे, लेकिन अचानक उसका जलस्तर बढ़ गया और पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उनकी सांसें अटक गईं। लेकिन नदी में फंसा देखकर कुछ लोग उन्हें बचाने आ गए। एक मोटी रस्सी फेंककर उन्हें निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पानी का बहाव काफी तेज रहा। इसके बाद वो लोग उन्हें बचाने के लिए नदी में उतर गए। उन्होंने रस्सी का एक छोर उनकी कमर में बांध दिया और दूसरा छोर वहां खड़े लोगों ने पकड़ लिया। उन लोगों ने काफी मेहनत के बाद उन्हें खींचकर बाहर निकाला। इसी तरह उन्होंने दूसरे मजदूर को भी बाहर निकाला। घटना नालागढ़ के सल्लेवाल नाम के गांव की रही। जानकारी के मुताबिक वो दोनों मजदूर काम पर जाने के लिए नदी पार कर रहे थे। उधर गया, अचानक पानी आ गया था उधर से, मैं निकल ही नहीं पाया। नदी की तेज रफ्तार पानी को देखकर ऐसा लगा कि कदम बढ़ाते ही वो उन्हें अपने साथ बहा ले जाएगा। जैसे तैसे करके यहाँ पे जो है इन्होंने आवाज मार के ना कॉलोनी वालों को इकट्ठा किया। लेकिन गनीमत ये रही कि उस इलाके के लोगों को समय रहते जानकारी मिल गई और उन्होंने दोनों मजदूरों को बचा लिया। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी घाट पानी में डूब गए। भारी बारिश के बाद वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। इसका सबसे ज्यादा असर नदी किनारे बने घाटों पर देखने को मिला और नदी में पानी का स्तर बढ़ते ही उन घाटों ने जल समाधि ले ली। चारों तरफ पानी भर जाने से गंगा नदी और घाटों का अंतर ही मिट गया। जिन घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रहती थी, लोग दिन भर पूजा पाठ करते थे, वहां पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। हम इस वक्त घाट के सबसे ऊपरी हिस्से में है और जहां से जो पूरा जो गंगा का जो जल स्तर है वो पूरे घाट को अपने अंदर ले चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी उन पंडितों को हुई जो वहां पूजा पाठ करवाते थे, क्योंकि पानी में डूबने के बाद उन घाटों पर कोई भी नहीं पहुंचा। पूरी तरीके से आजीविका ठप हो गई है। सावन का महीना है, पूरे यात्री गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। इस बीच वहां दुकान चलाने वाले लोग अपनी दुकानों को खाली करते नजर आए। वो पानी में बर्बाद हो चुकी चीजों को छोड़कर दूसरी चीजें वहां से हटाते दिखे। लोगों को डर है कि अगर गंगा नदी का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो पानी वाराणसी की गलियों में पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ऊंचे घाट तक नदी का पानी पहुंच चुका है। तो सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा।
भारी बारिश के बाद प्रयागराज में दोनों नदियां उफान पर आ गईं। उनके बेकाबू होने से नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में आ गए और इस वजह से लोगों का अपने घरों और दुकानों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। वो अपना सामान ठेले पर रखकर वहां से निकल गए। भारी बारिश के बाद प्रयागराज में संगम समेत सभी घाटों का यही हाल हुआ। गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी घाटों के किनारे बनी दुकानों तक पहुंच गया। उन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जिन रास्तों से होकर लोग प्रयागराज के अलग अलग घाटों तक जाते थे, उन पर भी बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया। सबसे बुरा हाल तो वहां मौजूद हनुमान मंदिर का हुआ। मंदिर में इतना पानी भर गया कि प्रशासन ने उसे बंद करवा दिया। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर लौट गए। मंदिर का कोना कोना पानी में डूबा नजर आया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को अलर्ट कर दिया। प्रशासन एहतियात बरत रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही जल पुलिस की तैनाती की गई है और पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था करने कहा गया है। सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि गहरे पानी की ओर न जाए। हालांकि बाढ़ की स्थिति के बावजूद संगम में स्नान करने के लिए वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हुई। इसे देखते हुए प्रशासन ने सभी घाटों पर खास निगरानी बरतने के निर्देश दिए ताकि कहीं कोई हादसा न हो जाए। उधर देश भर में भारी बारिश की वजह से सड़क धंसने की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से 6 करोड़ की लागत से बने एक पुल तक जाने वाली सड़क धंस गई, जिसके बाद उस पुल की क्वालिटी पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए। गांव वालों के मुताबिक पिछले साल भी इस पुल तक जाने वाली सड़क टूट गई थी और इस बार दोबारा वो सड़क टूट गई और इसकी वजह से कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया और लोगों की परेशानी बढ़ गई। इस सड़क के गिरने की खबर मिलते ही प्रशासन ने इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि इस सड़क और पुल को जल्दबाजी में बनाया गया था। यहाँ पर बस इस तरह बनाकर चले गए हैं जल्दबाजी में। गांव वालों ने दावा किया कि महज 1 साल में पुल तक जाने वाली ये सड़क 2 बार गिर चुकी है। पिछले साल भी गिरा, इस साल भी गिरा, 2 बार गिर चुका है ये पुल और इस तक जाने वाली सड़क साल 2023 में बनकर तैयार हुए थे। इसे बनाने में 6 करोड़ 23 लाख रुपए लगे थे। दावा किया गया कि अभी तक इस पुल को हैंडओवर भी नहीं किया गया था। हालांकि इससे पहले ही इस पुल को लोगों के आने जाने के लिए खोल दिया गया था, लेकिन रात भर हुई जोरदार बारिश के बाद पुल तक जाने वाली सड़क धंस गई। गांव वालों के मुताबिक सड़क के धंसने की वजह से वो नाले से होकर गुजरने को मजबूर हो गए। इधर महाराष्ट्र के कई शहरों में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। वहां कई इलाकों में रास्तों पर पानी जमा होने की वजह से लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। इसके अलावा सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी हुई। मुंबई के पास महाराष्ट्र के ठाणे में भी मूसलाधार बारिश हुई और इसके बाद वहां की सड़कों पर पानी भर गया। मजबूरी में लोग छाता लेकर आते जाते दिखाई दिए। पानी भर जाने से वहां चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई और वहां लंबा जाम लग गया। वहीं भारी बारिश से छाए अंधेरे की वजह से कुछ लोगों ने तो दिन में ही अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जला ली और ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के रायगढ़ का भी नजर आया। वहां भी सुबह से हो रही बेहिसाब बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। वहां के कुछ इलाकों में तो घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में कुछ लोग लड़खड़ाते हुए उन सड़कों को पार करते दिखाई दिए। इसके अलावा वहां मौजूद खेतों में पानी भर जाने से किसानों को भी भारी नुकसान हुआ। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक हर साल बारिश में वहां की सड़कों का यही हाल हो जाता है। हर साल यही दिक्कत रहती है और आने जाने को रास्ता नहीं रहता है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में भी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां भी जलभराव की वजह से लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। उधर राजस्थान के दौसा में जोरदार बारिश के बाद एक गांव को जोड़ने वाली एक सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया। गांव के लोगों के मुताबिक उस सड़क पर कई गड्ढे हो गए थे और प्रशासन की तरफ से मिट्टी डालकर उन गड्ढों को भरने की कोशिश की गई, लेकिन भारी बारिश के बाद वो सड़क दलदल में बदल गई और वहां से गुजर रही एक गाड़ी कीचड़ से भरी उस सड़क पर फंस गई। दलदल से बाहर निकालने के लिए उसे चला रहे ड्राइवर और उनके 2 साथियों ने पूरी ताकत लगा दी। उनके दोनों साथी उस गाड़ी पर धक्का मारकर उसे कीचड़ से निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। गांव के लोगों के मुताबिक उस गाड़ी के अलावा भी कई दूसरी गाड़ियां और कई मोटरसाइकिलें भी सड़क पर फंस गईं। ये देख लो हालात, वो ट्रोलियां पसरी या जीप पसरी और ये आम जनता परेशान, 100-200 मोटरसाइकिलें खड़ी। वहां से पैदल रास्ता पार करने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि दौसा में लालसोट इलाके में गोकुलपुरा नालाबाद सड़क पर कई गड्ढे हो गए थे, लेकिन गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि उन गड्ढों को भरने के बजाय प्रशासन की तरफ से उन पर मिट्टी डाल दी गई और भारी बारिश के बाद सड़क दलदल में तब्दील हो गई। ऐसे में गांव के लोगों ने प्रशासन से जल्द गोकुलपुरा नालाबाद सड़क की मरम्मत कराने की मांग की।
इधर राजस्थान के पाली में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाके डूब गए। वहां पिछले कई दिन से इतनी बारिश हुई कि सड़कों से लेकर गलियों तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि कुछ लोगों के मकानों में भी पानी घुस गया और उसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहां के ज्यादातर इलाके बारिश के पानी में डूबे नजर आए। वहां मौजूद मकानों के सामने कई फीट पानी भर गया, लेकिन लोगों की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब सड़कों पर भरा पानी उनके मकानों में घुस गया। बारिश के पानी की वजह से वहां के एक मकान में रखा सारा सामान भीग गया। इसके बाद लोग किसी तरह उस पानी को निकालने में जुट गए। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक हर साल बारिश के बाद उनके इलाके का हाल ऐसा ही हो जाता है। उन्होंने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। गली में बारिश के टाइम में हर साल 8-9 साल से ये परेशानी चल रही है और इतना पानी है, हमारे स्कूल बच्चे वगैरह सब परेशान है। इसके अलावा वहां के कई और रिहायशी इलाकों का हाल भी ऐसा ही नजर आया। वहां भी घुटनों तक पानी भर गया। इसकी वजह से लोगों का वहां से आना जाना मुश्किल हो गया। लेकिन आसमान से बरस रही आफत से राजस्थान या मध्य प्रदेश के शहर ही नहीं बेहाल हुए, बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी शहर में भी कुदरत का भयानक कहर बरपा। मूसलाधार बारिश ने दोनों शहरों को डुबो दिया। वहां लगातार इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। सबसे ज्यादा तबाही न्यूयॉर्क में दिखी। न्यूयॉर्क की पहचान बताई जाने वाली वहां की चमचमाती सड़कें बाढ़ में पूरी तरह डूबी नजर आईं। और मेट्रो स्टेशनों पर तो ऐसा लगा जैसे कोई झरना फूट पड़ा हो। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन मेट्रो स्टेशन पर भारी बारिश के बाद पानी भर गया। मेट्रो स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर फर्श को तोड़कर पानी की धारा इस तरह निकलती दिखी जैसे वहां जमीन के नीचे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को जान बचाने के लिए वहां खड़ी एक ट्रेन के अंदर जाना पड़ा। हालांकि बाढ़ का पानी ट्रेन के अंदर भी घुसता नजर आया। भारी बारिश के बाद न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों ने तो मानो जल समाधि ले ली हो। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि गाड़ियों के पहिए पूरी तरह डूब गए। भयानक बारिश के बाद कई सड़कों को बंद करना पड़ गया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक न्यूयॉर्क के 5 इलाकों मैनहट्टन, ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन, क्वींस और स्टैटन आइलैंड में और ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। यानी आगे भी वहां के लोगों को आसमान से बरस रही आफत से राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग की चेतावनी और बाढ़ की वजह से न्यूयॉर्क प्रशासन ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। सौभाग्य की एक बात यह कि सारे सरकारी अधिकारी गंगा नहाए न्यूयॉर्क में। हाँ जी, न्यूयॉर्क में, क्योंकि वहां के मेट्रो स्टेशन पर, वहां की सड़कों पर पानी जो भर गया, ऐसे झरने की तरह पानी भर गया अमेरिका के न्यूयॉर्क में कि लोग जाकर ट्रेन के अंदर घुस गए। पानी ट्रेन के अंदर भी घुस गया, ऐसी बारिश हो गई। अब आप कह रहे हो कि चित्रकूट में 6 करोड़ रुपए में जो पुल बना था उस तक जाने वाली सड़क तक फिर एक बारिश में बह गई। अरे न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन में भी तो पानी भर गया। राजस्थान के पाली में मकानों में पानी चला गया। अरे तो न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन में भी तो पानी भर गया। जयपुर में सड़क पूरी धंस गई, न्यूयॉर्क में भी तो मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। ठाणे में जाम लगा है, अरे तो न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन में भी पानी भर गया। दौसा में सड़क के गड्ढे मिट्टी से भर दिए थे, तो न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन में भी तो पानी भर गया। शाहजहांपुर में सीवर खुला था तो उसमें मोटरसाइकिलें गिर गई, तो न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन में भी तो पानी भर गया। अमेरिका से बारिश नहीं संभल रही तो हमारे अधिकारी कैसे संभाल लेंगे? बिजली के तारों के पानी में होने की वजह से गुरुग्राम में जान चली गई। वो छोड़ो, आप न्यूयॉर्क देखो कैसे मेट्रो स्टेशन में झरने की तरह पानी आ रहा है बारिश के बाद। वो देखो आप, वहां सड़क के गड्ढे में ट्रक गिर गया गुरुग्राम में, उसको क्या रो रहे हो? आप शुक्र मनाओ कि आप न्यूयॉर्क में नहीं हो। क्या खतरनाक पानी आया वहां मेट्रो स्टेशन में। 100 बात की एक बात। उधर राजस्थान के कोटा में नदी के किनारे पिकनिक मनाने गए कई लोग चंबल नदी में बह गए। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के बीच चंबल नदी में आए उफान की चपेट में आने से 5 लोग बह गए। वहां निमोदा हरिजी नाम के गांव में 6 लोग नदी किनारे पिकनिक के लिए गए थे। इसी दौरान नदी में अचानक सैलाब आ गया। 6 में 5 लोग पानी के तेज बहाव का शिकार हो गए, जबकि चट्टान पर फंसे एक व्यक्ति को एसडीआरएफ ने बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के बरेली में कार के शोरूम और उसके सर्विस सेंटर में आग लगने से हाहाकार मच गया। शोरूम में रखी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। इसके अलावा वहां रखा लाखों का फर्नीचर भी जल गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने गोहत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले पुलिस की टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आरोप लगा कि वो गायों से भरी एक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। इधर देश के अलग अलग हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर से भी ऐसा ही डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां आवारा कुत्तों के झुंड ने कॉलेज की एक छात्रा पर हमला कर दिया। इसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गई।
हमला उस वक्त हुआ जब वो लड़की कॉलेज जा रही थी और तभी वो कुत्ते दौड़ते हुए उसकी तरफ आए और उस पर हमला कर दिया। उनमें एक कुत्ते ने उसकी जीन्स पकड़ ली, इसकी वजह से वो जमीन पर गिर गई। इसके बाद तो चारों कुत्ते उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका पैर बुरी तरह नोच डाला। इस दौरान वो लड़की लगातार अपने पैर हवा में चलाती रही। इसकी वजह से कुछ सेकंड में ही वो कुत्ते वहां से भाग गए। इसके बाद उस लड़की ने वहीं बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। दर्द की वजह से वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। हालांकि थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करके खड़ी हो गई, लेकिन तभी अचानक उन कुत्तों ने दोबारा उसकी तरफ दौड़ लगा दी। इस दौरान एक लड़की एक स्कूटर से वहां से गुजर रही थी। उसने उन कुत्तों को दौड़ते हुए देख अपना स्कूटर रोक दिया और उन कुत्तों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ऐसे में वो कुत्ते डर कर वहां से भाग गए। इसके बाद वो उस लड़की के पास गई और उसे उठाकर अस्पताल ले गई। आवारा कुत्तों के हमले में वो लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य के थानेदार की कुर्सी पर बैठकर अधिकारियों को फटकार लगाने के मामले पर बवाल हो गया। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया। बाल मुकुंदाचार्य जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान अपने इलाके में किए गए इंतजामों की समीक्षा को लेकर एक बैठक की थी। वो बैठक 13 जुलाई को रामगंज थाने में हुई थी। उसका एक वीडियो भी सामने आया और वीडियो में दिखा कि बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य एसएचओ यानी थाना प्रमुख की कुर्सी पर बैठे थे, जबकि एसएचओ समेत बाकी पुलिसकर्मी उनके सामने बैठे दिखाई दिए। बाल मुकुंदाचार्य ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्था को लेकर जयपुर के रामगंज थाने में बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के एक अधिकारी को फोन लगाकर उन्हें लताड़ लगा दी थी। ये रामगंज में लाइटें बंद पड़ी है, माथा फोड़ देंगे, ध्यान रखना। महाराज कहते हैं कब करा देंगे? कांवड़ यात्राएं चल रही हैं या पूरी रात? नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि लाइटें पहले ही चालू करा दी गई हैं। इस पर विधायक का गुस्सा भड़क गया। चेक करो, रात को आज बंद पड़ी है लाइटें। अरे तुम लोग लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, इसलिए मिलती है तुम घर पे पड़े रहो हरदम। आज चेक करोगे दिन के अंदर लाइटें और मुझे फोटो वीडियो बना के भेजोगे एक एक लाइट का। बीजेपी विधायक ने जाते जाते पुलिस वालों को खाकी का खौफ बढ़ाने की भी सलाह दे दी थी। लगना चाहिए, खाकी का डर है नहीं है। अच्छा एक बात तो यूपी में कैसे डर। बाल मुकुंदाचार्य का ये वीडियो सामने आने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया और विधायक के एसएचओ की कुर्सी पर बैठने के मुद्दे पर सवाल उठाए। इधर जयपुर के महारानी कॉलेज के परिसर में मौजूद 3 कब्रें हटाए जाने की मांग करते हुए हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने कॉलेज के सामने हनुमान चालीसा और राम स्तुति का पाठ किया। मामला कुछ दिन पहले तब चर्चा में आया था जब जयपुर के महारानी कॉलेज में अचानक 3 कब्रें मिलने का दावा किया गया था। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया था कि कब्र बनाकर कॉलेज की जमीन हड़पने की कोशिश की गई। हालांकि इस हंगामे के बाद जिले के कलेक्टर ने एक जांच कमेटी बनाई थी। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि वो जांच कमेटी तय वक्त के बाद भी अपना फैसला नहीं सुना पाई और इसी वजह से विरोध जताने के लिए हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग जयपुर के महारानी कॉलेज के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने वहां हनुमान चालीसा और राम स्तुति का पाठ किया। हम लोग आज यहाँ महारानी कॉलेज के बाहर विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ बैठे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि कॉलेज में कब्र के मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसने जांच को जानबूझकर लटकाने की कोशिश की, जिसके बाद इसका विरोध करने के लिए वो लोग महारानी कॉलेज के सामने धरने पर बैठ गए। देखिए कि पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस मजार के संबंध में इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के नाम डीसीपी साहब को ज्ञापन दिया है, तो इनका ज्ञापन प्रॉपर स्तर पर भेज दिया जाएगा। हालांकि वहां हंगामे की आशंका को देखते हुए पहले से ही कई पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को कॉलेज के अंदर घुसने से रोक दिया, जिसके बाद वो बाहर ही काफी देर तक धरने पर बैठे रहे। उधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महापुरुषों की मूर्तियों से चोरी किए जाने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां सड़क किनारे लगी महाराणा प्रताप की मूर्ति का भाला और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर लगा चश्मा गायब हो गया, क्योंकि बताया गया कि चोरों ने उन पर हाथ साफ कर दिया। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हैरान कर देने वाले इस मामले के बारे में जिसने भी सुना वो चौंक गया, क्योंकि वहां प्रतापपुर चौक पर लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा बिना भाले के नजर आई। घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप का हाथ बिल्कुल खाली दिखाई दिया। हालांकि कुछ दिन पहले तक उनके हाथ में भाला हुआ करता था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे चुरा लिया।
इसके अलावा अंबिकापुर के पुराने बस स्टैंड के नजदीक लगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति से भी चोरी की गई। उस पर लगा चश्मा चोर निकाल ले गए। हैरानी की बात यह रही कि ये चोरी किसी सुनसान इलाके में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच लगी महापुरुषों की मूर्तियों से की गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। सौभाग्य की एक बात यह कि चोर बड़ी प्लानिंग से चोरी करते हैं। अंबिकापुर में चोरों को दिखा कि शहर के बीचों बीच मूर्तियां जो लगी हैं महापुरुषों की, वो इसलिए लगी हैं कि लोग उनको देखकर प्रेरणा लें। लेकिन चोरों ने देखा कि प्रेरणा तो क्या, कोई उन मूर्तियों की सुध भी नहीं ले रहा, क्योंकि कोई देखता ही नहीं मूर्तियों की तरफ। सब नीचे से निकलते रहते हैं, तो गाड़ी चला रहे होते हैं या नहीं चला रहे होते हैं, तो फोन तो है ही, फोन में मुंडी घुसेड़े रहते हैं, निकलते रहते हैं वहां से। तो चोरों को लगा कि मूर्तियों को पूरा नहीं चुरा सकते, लेकिन अगर मूर्तियों से यानी कि महापुरुषों से ही कुछ चोरी कर लो तो कोई पकड़ेगा, पकड़ना तो दूर देखेगा तक नहीं। महापुरुष ही अपनी रिक्शा कर लें तो कर लें, क्योंकि महापुरुष भी महाराणा प्रताप जैसे थे। तो चोरों ने प्लान बनाया कि महाराणा प्रताप का भाला चुरा ले जाते, कोई नहीं देखेगा। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी भी तो थे, मतलब उनकी भी मूर्ति थी। उन्होंने देख लिया महाराणा प्रताप का भाला ले जाते हुए, तो चोरों ने क्या किया, दीनदयाल जी का चश्मा ही उड़ा दिया। प्लानिंग देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का चश्मा ही चोरी कर लिया तो वो देख ही नहीं पाए कि महाराणा प्रताप का भाला कौन ले गया। और दीनदयाल जी का चश्मा ले जाने वालों को महाराणा प्रताप भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास भाला ही नहीं था, मारते क्या। ये होती है प्लानिंग। 100 बात की एक बात। उधर यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टल गई। पश्चिम एशिया के देश यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टल गई। निमिषा प्रिया को सुबह फांसी दी जानी थी, लेकिन फिलहाल सजा को टाल दिया गया। केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया पर 2017 में यमन में एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगा था। 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक ई रिक्शा लूटने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चाकू की नोक पर ई रिक्शा ड्राइवर का मोबाइल फोन और पैसे छीन लिए थे। यही नहीं, वो ई रिक्शा को भी अपने साथ ले गए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने चारों आरोपियों को ढूंढ निकाला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के एक इनामी बदमाश को पकड़ने का दावा किया। पुलिस को उसके पास एक पिस्तौल, एक चाकू और जिंदा कारतूस मिले। पुलिस के मुताबिक उस पर 18 से ज्यादा केस दर्ज थे। इधर उत्तर प्रदेश के शामली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दुष्कर्म का आरोपी जिला अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी का नाम सोनू बताया गया। पुलिस के मुताबिक सोनू पर आरोप है कि कुछ रोज पहले उसने एक लड़की का रेप करने में अपने दोस्त की मदद की थी। उसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की हिरासत से सोनू तब फरार हुआ जब उसे जेल भेजने से पहले मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया, और वहां से सोनू पुलिस की आंखों में धूल झोंककर जिला अस्पताल से भाग निकला। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोनू ने अस्पताल में टॉयलेट जाने का बहाना बनाया, लेकिन पुलिस के जवानों को यह अंदाजा नहीं था कि वो फरार हो जाएगा। सोनू उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के थाना तितावी इलाके का रहने वाला बताया गया। मोहित नाम के उसके दोस्त पर एक लड़की के रेप करने का आरोप लगा था, जबकि सोनू पर यह आरोप लगा कि उसने रेप करने में अपने दोस्त की मदद की थी। इसी मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसे जेल भेजने की तैयारी थी। जेल भेजने से पहले सोनू को मेडिकल जांच के लिए शामली जिला अस्पताल ले जाया गया और वहीं से वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। मेडिकल परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा गया था। सोनू जिला अस्पताल से फरार हो गया है। इस घटना के बाद सोनू को पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 टीमें बना दी। जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी गई। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में ड्यूटी पर तैनात सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। उधर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में यौन शोषण के आरोपों पर कार्रवाई न होने के कारण खुद को आग लगाने वाली 20 साल की छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्रा की मौत पर दुख जताया और परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। जिस छात्रा की मौत हुई वो बालासोर में मौजूद फकीर मोहन कॉलेज में बीएड की पढ़ाई कर रही थी। छात्रा ने 30 जून को इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड समीर साहू पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। दावा किया गया कि यौन शोषण का आरोप लगने के बाद भी समीर साहू पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिससे परेशान होकर 12 जुलाई को उस छात्रा ने कॉलेज के अंदर अपने आप को आग लगा ली थी। उस दौरान वहां कुछ छात्र नजर आए जो जलती हुई लड़की को देखकर वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि लपटों में घिरी उस लड़की को कुछ लड़कों ने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो बुरी तरह झुलस चुकी थी।
बाद में उसे बालासोर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने पर उसे भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती कराया गया था और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। जिस छात्रा की मौत हुई वो बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में बीएड की पढ़ाई कर रही थी। 30 जून को उसने इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड समीर साहू पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और प्रिंसिपल से शिकायत कर उन पर एक्शन लेने की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक आत्मदाह से पहले भी छात्रा प्रिंसिपल के पास गई थी। दावा किया गया कि प्रिंसिपल ने उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया था, जिसके बाद उसने कॉलेज कैंपस में खुद को आग लगा ली थी। छात्रा के आग लगाने के बाद पुलिस ने समीर साहू को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक स्कूल के टीचर पर आरोप लगा कि उन्होंने 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा से छेड़खानी की। उस छात्रा के परिवार के मुताबिक वो कई दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। कई बार पूछे जाने पर उसने बताया कि वो टीचर उसे गलत तरीके से छू रहे थे और इसी डर से उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। हालांकि आरोपी टीचर के मुताबिक वो छात्रा स्कूल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने उसे ज्यादा होमवर्क दे दिया था। इस मामले के सामने आने के बाद कई महिलाएं स्कूल में पहुंच गईं और उन्होंने आरोपी टीचर को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने टीचर पर उस छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगाया। हालांकि वो अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहे। अगर ऐसा होता ना कि अगर मेरी गलत आप सोनिया को भी पूछ सकते हैं कि मैंने कभी ऐसा किया, आप और बच्चों को भी पूछ सकते हैं। ये हम पूछेंगे और बच्चों को भी पूछेंगे। आप इस तरह की हरकत करोगे, आप बता के करोगे क्या? बता के करोगे क्या? वो महिलाएं काफी देर तक उन पर चिल्लाती रहीं। इसके बाद उन्होंने सफाई दी कि वो छात्रा ज्यादा होमवर्क मिलने की वजह से स्कूल नहीं आ रही। दो चैप्टर होमवर्क दिए हुए उसी लिए नहीं आ रही है। 2 चैप्टर इसको और उनके लिए क्यों नहीं बोलती है बेटी, और टीचरों के लिए क्यों नहीं? मेरा इतना सा सवाल है। लेकिन ये मामला यहीं नहीं थमा। थोड़ी देर में ही पुलिस वहां पहुंच गई। इसके बाद उन महिलाओं ने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि टीचर ने उस छात्रा को गलत तरीके से छुआ। इसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे स्कूल आने में भी डर लगने लगा। उन महिलाओं की बात सुनकर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाया और अपनी जान दे दी। तनवीर नाम के उस व्यक्ति ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वो वीडियो उन्होंने अपनी बहनों को भेज दिया और उस वीडियो में वो अपनी पत्नी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते नजर आए। मेरे को 8 दिन मारने की धमकी, मेरी रिपोर्टें करवा रखी है। मैं बहुत परेशान हूँ इनसे। 38 साल के तनवीर के मुताबिक उनकी पत्नी और उनकी सास ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उन्होंने उन्हें झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ उनके बच्चों को भड़काया और बच्चों को उनसे दूर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेमी पर भी गंभीर आरोप लगाए और उन्हें अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। मेरी मौत का जिम्मेदार मेरी औरत, मेरी सास और एक वो सोनू, इन तीनों ने मेरा जीना हराम कर दिया। उज्जैन की मंगल कॉलोनी में रहने वाले तनवीर की शादी 14 साल पहले तंजीला नाम की एक महिला से हुई थी और उनसे उनके 4 बच्चे भी हुए थे। तनवीर की बहन ने आरोप लगाया कि शादी के 7 साल बाद तंजीला का सोनू नाम के एक आदमी से प्रेम संबंध शुरू हो गया था। इसकी औरत से झगड़ा चल रहा था इसका। उसकी औरत ने कोई दूसरा आदमी देख लिया, 7 साल से उसके साथ रह रही थी ये। हालांकि तनवीर और उनकी बहन के आरोपों पर तनवीर की पत्नी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं तनवीर के आत्महत्या करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर 62 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद करने का दावा किया गया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने एक भारतीय महिला को 62 करोड़ के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया। वो महिला दोहा से मुंबई पहुंची थी। राजस्व खुफिया निदेशालय के मुताबिक महिला ने बिस्किट और चॉकलेट के डिब्बों में ड्रग्स छिपा रखे थे। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने दुबई से लिक्विड गोल्ड लाकर तस्करी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह दुबई से 1 करोड़ 81 लाख रुपए का 1 किलो 800 ग्राम लिक्विड गोल्ड भारत लेकर आया था। उन्होंने इसे अपने मोजों के अंदर चिपचिपी मिट्टी में छिपाया था ताकि एयरपोर्ट पर स्कैनिंग में पकड़ में न आए। मुंबई के घाटकोपर इलाके में पुलिस ने 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। वो दोनों उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले बताए गए। पुलिस के मुताबिक वो दोनों किसी की हत्या करने की तैयारी में जुटे थे।
उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। वो लोग छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बीच में ही रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शहर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों को न तो बिजली मिल रही है, न ही साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। छात्रों के मुताबिक उन्होंने इसकी शिकायत कई बार कॉलेज प्रबंधन से की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। इसलिए वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बंगले के सामने प्रदर्शन करने निकल पड़े। लेकिन एनएसयूआई के उन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। पुलिस वालों को देखते ही उनमें कई कार्यकर्ता तेजी से दौड़े और सीधे पुलिस वालों से जा भिड़े। कुछ देर चली धक्का मुक्की के बाद कुछ कार्यकर्ता अगल बगल से बैरिकेडिंग को पार कर गए। इस बीच मौका मिलते ही कुछ छात्रों ने जोर लगाया और लोहे के कुछ बैरिकेड गिरा दिए। जैसे ही बैरिकेड गिरे वो सब उन पर चढ़कर सुरक्षा घेरा पार कर गए। इसके बाद उन सब ने वहां धरना शुरू कर दिया। ये प्रदर्शन रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्रों के समर्थन में किया गया। कॉलेज के छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों को बिजली और साफ पानी जैसी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही। इसी के खिलाफ वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचे थे, जहां पुलिस वालों से उनकी धक्का मुक्की हो गई। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिट एंड रन का एक डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां देवेंद्र जाटव नाम के एक व्यक्ति को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और कुछ ही सेकंड में 3 ट्रकों ने एक के बाद एक उन्हें रौंद दिया। बताया गया कि हादसे के एक दिन बाद उनकी बेटी की सगाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान देवेंद्र जाटव ने दम तोड़ दिया, क्योंकि टक्कर इतनी जोरदार हुई कि वो सड़क पर गिर गए। इससे पहले वो एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाते दिखे, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद वो सड़क पर बेसुध हो गए। इससे पहले कि वो संभल पाते, कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक 2 ट्रक उनके ऊपर से गुजर गए। लगातार 3 ट्रकों की चपेट में आने की वजह से उनके पैर सड़क से चिपक गए। दिल दहला देने वाली ये घटना ग्वालियर के एबी रोड के पास हुई। घटना की जानकारी मिलने पर उनके परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के एक दिन बाद उनकी बेटी की सगाई होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही इस दुर्घटना में उनकी जान चली गई, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस सड़क पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे के जरिए मामले की जांच में जुट गई। उधर राजस्थान के जालौर में यात्रियों को लेकर जा रही एक बस और एक ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। डरा देने वाली इस घटना में ट्रैक्टर चला रहे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के वक्त बस की रफ्तार काफी ज्यादा थी और इसलिए अचानक सामने आए उस ट्रैक्टर को देखकर ड्राइवर समय रहते बस का ब्रेक नहीं लगा पाया। वो जब तक कुछ समझ पाता तब तक बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इसके बाद वो ट्रैक्टर कुछ दूर तक पीछे गया और फिर पूरी तरह घूम गया। उसके गिरने से पहले ही ट्रैक्टर का ड्राइवर सिर के बल जमीन पर गिर गया और फिर इनके ऊपर वो ट्रैक्टर पलट गया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जिस बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी उसमें 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। उनकी सांसें अटक गईं। इस बीच आसपास मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर के ड्राइवर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना के वक्त बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। वो सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी सामने से वो ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर चला रहे व्यक्ति ने अपने ट्रैक्टर को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो बस के रास्ते में आ गए। इधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में गायक राहुल फाजिलपुरिया की कार पर हमले से दहशत मच गई। राहुल फाजिलपुरिया ने दावा किया कि एक रोज पहले गुरुग्राम के एक इलाके में अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस को शुरुआती जांच में गोलीबारी के सबूत नहीं मिले थे, लेकिन बाद में हमले वाली जगह पर गोली के निशान मिले तो पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने राहुल फाजिलपुरिया को सुरक्षा भी दे दी, क्योंकि उन पर तब हमला हुआ जब वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। घटना गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर हुई। पुलिस के मुताबिक गायक राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी पर फायरिंग करने से पहले कुछ लोगों ने उनका पीछा किया था। इसके कुछ वीडियो भी सामने आए। वीडियो में राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी के पीछे सफेद रंग की एक कार नजर आई। दावा किया गया कि ये कार काफी दूर तक उनकी गाड़ी के ठीक पीछे चलती रही। मतलब जहां जहां राहुल फाजिलपुरिया गए वहां वहां वो कार उनका पीछा करती रही। पुलिस के मुताबिक इसके बाद ही उन पर हमले की कोशिश की गई। बाद में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उस गाड़ी को जब्त कर लेने का दावा किया। एक्यूज को पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उम्मीद है कि हम जल्दी ही आरोपियों को अरेस्ट करके फर्दर इस केस में खुलासा करेंगे।
पुलिस ने मामले में हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ ही राहुल फाजिलपुरिया को सुरक्षा भी दे दी गई। कुछ महीने पहले उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, लेकिन जांच में धमकी के सबूत न मिलने पर उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। उधर राजस्थान के नागौर में सड़क से गुजर रहे 2 लोगों को कार से कुचल देने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। इस घटना को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि सफेद रंग की उस कार ने दोनों को इस तरह कुचल दिया कि उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिल पाया। वो दोनों आपस में बात करते हुए सड़क से गुजर रहे थे, तभी पीछे से वो कार वहां पहुंची। ऐसा नहीं था कि उस सड़क पर भीड़ थी या दूसरी गाड़ियां भी थी, वहां सिर्फ वो दोनों ही पैदल चलते हुए नजर आए। लेकिन तभी उनके पीछे वो कार पहुंची और उसने उन दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद एक व्यक्ति तो पूरी तरह कार के बीच में आ गया, जबकि दूसरा किनारे जाकर गिरा और कार का पिछला पहिया उसके ऊपर से होकर गुजरा। इसके बाद वो कार रुक गई। हैरानी की बात यह रही कि किनारे गिरा वो व्यक्ति अपने आप उठकर खड़ा हो गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। तब तक कार में बैठा एक आदमी तेजी से बाहर निकला। आसपास के कुछ लोग भी मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनमें एक की जान नहीं बचाई जा सकी। बड़ी खबर आई अमेरिका के कैलिफोर्निया से। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। उनके अंतरिक्ष यान को कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में उतारा गया। शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 25 जून को उड़ान भरी थी। उन्होंने एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताए। इसके बाद करीब 23 घंटे के सफर के बाद वो पृथ्वी पर लौटे। उनके सुरक्षित लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी। वहीं लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के माता पिता भी उनकी सुरक्षित लैंडिंग से बेहद खुश नजर आए, क्योंकि शुभांशु शुक्ला 20 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे। उन्होंने एक्सियम 4 मिशन के तहत 25 जून को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। उन्होंने करीब 18 दिन ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताए। इसके बाद करीब 23 घंटे का सफर करके उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुरक्षित लैंडिंग की और उनके ड्रैगन कैप्सूल को कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में उतारा गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस पूरे मिशन की पल पल की जानकारी देती रही। शुभांशु शुक्ला जिस अंतरिक्ष यान में थे उसे पैराशूट की मदद से समंदर में उतारा गया। इसके बाद उनके ड्रैगन कैप्सूल को समंदर में मौजूद एक बड़े से जहाज पर लाया गया। जैसे ही उसका दरवाजा खोला गया, अंदर से शुभांशु शुक्ला अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर निकले। ये सब लखनऊ में उनके माता पिता और परिवार के लोगों ने भी देखा। शुभांशु की सफल लैंडिंग के बाद उनकी मां के तो आंसू ही नहीं रुके, वहीं उनके पिता का भी गला भर आया। बच्चा बिल्कुल सफल आ गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग बिल्कुल सुकून से हैं। ईश्वर को बस धन्यवाद करेंगे। इसके बाद शुभांशु के परिवार ने केक काटकर जश्न मनाया। इस मिशन की सफलता पर प्रधानमंत्री ने भी शुभांशु शुक्ला को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शुभांशु का पृथ्वी पर स्वागत किया। इसके अलावा भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के चीफ वी नारायणन ने भी इसे बहुत बड़ी सफलता बताते हुए शुभांशु शुक्ला को बधाई दी। 100 बात की एक बात यह कि शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर लौट तो आए, लेकिन उनको एक हफ्ता लगेगा यहां पर एडजस्ट होने में। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक हफ्ते के क्वारंटीन में चले गए। असल में इसको क्वारंटीन नहीं कहते, वो तो कोई फैलने वाली बीमारी का खतरा हो तब कहते हैं क्वारंटीन। ये तो एडजस्टमेंट के लिए टाइम लगता है अंतरिक्ष यात्रियों को, उसका टाइम। क्योंकि अंतरिक्ष में तो ग्रेविटी नहीं होती, मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो वहां पर तो शरीर फ्लोट कर रहा था शुभांशु का। अब पृथ्वी में ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, तो यहां शरीर को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। स्कूल में पढ़ा होगा आपने कि पृथ्वी तो घूमते हुए चुंबक की तरह है, जिससे हम सब और ये सारी बिल्डिंगें, सामान वगैरह सब चिपके हुए हैं। हवा की चादर भी चिपकी हुई है पृथ्वी से, जैसे चुंबक से चिपके रहते हैं। यही है गुरुत्वाकर्षण, सब जमीन से चिपके हुए हैं। तभी तो ऊपर उठने में ताकत लगती है, पांव उठाकर आगे रखने में ताकत लगती है। चिपके नहीं होते तो सुपरमैन की तरह पांव उठाते हो, उड़ जाते सब। लेकिन कुछ भी उठाओ तो नीचे आकर गिरता है, क्योंकि चुंबक में आकर सब कुछ चिपकना जो है, यही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही तो न्यूटन ने खोजा था जब न्यूटन के सर पर सेब आकर गिरा था पेड़ से। याद आया? न्यूटन ने सोचा था कि पेड़ नीचे, ये सेब नीचे क्यों गिरा आकर? क्योंकि पृथ्वी चुंबक है, इससे जाकर चिपकना ही होता है हर चीज को, जो भी पृथ्वी के पास होता है। और अंतरिक्ष में यह गुरुत्वाकर्षण है नहीं, ग्रेविटी है नहीं, तो शरीर में क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो यह समझ लेते हैं कि शुभांशु वापस कैसे आए। पृथ्वी के 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अब तो सब जान गए।
वहां पर थे शुभांशु, और ये पता है कितनी स्पीड पर चक्कर लगा रहा है ऊपर? 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 28,000 की स्पीड पर घूम रहा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए। तो पहले तो पृथ्वी पर लौटने से पहले शुभांशु और बाकी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना सामान पैक किया। सामान मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना वहां अंतरिक्ष में, वो जो बीज अंकुरित कर रहे थे, बाकी भी कुल मिलाकर 60 प्रयोग उन्होंने वहां किए। वो सारा सामान पैक किया कि वापसी में जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में एंटर करेंगे तो सब कुछ ठीक रहे, कुछ छलके नहीं, कुछ गिरे नहीं। फिर उनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो सटा हुआ था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ, वो भी साथ में 28,000 की स्पीड पर घूम रहा था, स्पेसक्राफ्ट भी। यानी जैसे वो शोले पिक्चर के ये दोस्ती गाने में धर्मेंद्र की मोटरसाइकिल के साथ अमिताभ बच्चन की साइड कार लगी हुई थी ना, दौड़ जा रही थी साथ साथ, वैसे ही स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से लगा हुआ था और शुभांशु आईएसएस से निकलकर इसमें बैठ गए बाकी यात्रियों के साथ। बीच का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट को अलग किया गया आईएसएस से चलते चलते ही, घूमते घूमते ही 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर। अब स्पेसक्राफ्ट को लाना था नीचे पृथ्वी पर, लेकिन वहां तो गुरुत्वाकर्षण है नहीं ऊपर, तो अगर अलग होने पर वो नीचे गिर जाएगा पृथ्वी की तरफ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तक तो पृथ्वी के चुंबक की ताकत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अलग हुआ नीचे गिर जाएगा। तो जैसे बचपन में आपने वो रस्सी से बंधी हुई बॉल घुमाई है जोर से स्पीड में, उसको वापस हाथ में कैसे लाते? जब घुमाते घुमाते उसकी स्पीड कम करो तो वो गिरने लगती है। ऐसे ही स्पीड कम करके स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की तरफ गिराया जाता है ताकि वो गिरकर पृथ्वी के चुंबक वाले लेवल पर आ जाए। और फिर जब वायुमंडल के अंदर आ जाएगा, वायुमंडल यानी जहां हवा है, ऊपर अंतरिक्ष में हवा नहीं है, तो वायुमंडल के अंदर आ जाएगा तो फिर तो पृथ्वी की तरफ खींचा आ जाएगा। लेकिन वहां तक लाने के लिए उसकी स्पीड कम की जाती है। और वो कैसे कम की जाती है? उल्टा फायर करके। मतलब जैसे दिवाली का रॉकेट देखा ना आपने, नीचे से फायर होता है तो आग नीचे की तरफ निकलती है और वो जाता है ऊपर। आग नीचे जाती है, रॉकेट ऊपर जाता है। इसका उल्टा हो तो क्या होगा? रॉकेट नीचे की तरफ आएगा, आग ऊपर की तरफ जाएगी। वैसे ही स्पेसक्राफ्ट में ऊपर की तरफ फायर किया जाता है तो धक्का पृथ्वी की तरफ लगता है और वो पृथ्वी की तरफ आता है और जोर से वायुमंडल में एंटर कर जाता है। हवा में एंटर करते ही ऐसी रगड़ मारती है हवा, कैप्सूल से रगड़ मारती है हवा, ऐसी रगड़ मारती है कि पूछिए मत। इतनी गर्मी पैदा होती है उस स्पीड से कैप्सूल आ रहा है, उससे हवा टकराती है। तो स्पीड हवा जो कैप्सूल से टकराती है हवा स्पीड से, वो आते ही तापमान कैप्सूल के बाहर की सतह का पता है कितना हो जाता है? 1900 डिग्री सेल्सियस। 1900 डिग्री सोचिए। इसके बाद आपने देखा होगा कि 4 पैराशूट कैप्सूल से निकले ताकि गिरते हुए स्पीड कम कर सके, और जैसे पैराशूट से लैंडिंग करते हैं वैसे स्प्लैश डाउन हुआ समंदर में और छपाक से कैप्सूल आ गया समंदर में। अब आते हैं उस पर जहां से हमने बात शुरू की थी कि शुभांशु को एडजस्ट होने में टाइम क्यों लगेगा। तो पहला तो है बैलेंस। आपको याद है बचपन में तेजी से गोल गोल घूमकर जब गिर जाते थे तो उठकर चलने में कितनी मुश्किल होती थी? कुछ वैसा ही है अभी शुभांशु के साथ। इतनी स्पीड पर अंतरिक्ष यात्रियों का शरीर चक्कर ही तो लगा रहा होता है, और वो भी बिना गुरुत्वाकर्षण के। तो वो अभी उठकर खड़े भी नहीं हो सकते, टाइम लगेगा। शरीर को बैलेंस करने वाले सिस्टम को एडजस्ट होना होता है। जैसे नाव में समुद्र में हिचकोले खाने के बाद एकदम से जमीन पर पांव पड़ते ही नहीं है ना, वैसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है मांसपेशियों की, मसल्स की। पृथ्वी पर हर काम के लिए ताकत लगती है क्योंकि चुंबक से खींचकर करना होता है, गुरुत्वाकर्षण है। चलने में भी पांव उठाने होते हैं तो मसल्स काम करती हैं, मांसपेशियां काम करती हैं। लेकिन अगर 18 दिन आप कोई काम ना करो, आपकी मसल्स कोई काम ना करें, कोई मांसपेशियां काम ना करें, कोई इस्तेमाल ना करो मसल्स का, मांसपेशियों का, तो कमजोर हो जाती हैं। तो उनको इस चुंबक वाली धरती पर एडजस्ट करना होता है। कई दिनों तक जैसे आप पलंग पर पड़े रहिए, कई बार बीमारी में पड़े रहना पड़ता है तो उठकर चलना भी मुश्किल होता है, वैसी हालत हो जाती है। मांसपेशियों को तो पता चलता है, उनका दिखता है आपको, लेकिन हड्डियों का पता नहीं चलता। एक्सरसाइज ना हो तो हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं अंदर से। वो तीसरी चीज है जिसको फिर से एडजस्ट करना होगा।
और चौथी चीज है खून, ब्लड प्रेशर। शरीर में खून नीचे की तरफ जाता है, गुरुत्वाकर्षण है, धरती चुंबक है, शरीर में खून नीचे की तरफ जाता है, ऊपर भेजने के लिए दिल से पंप करना पड़ता है, तभी तो दिल को कहते हैं खून का पंप है। तो ये सारा खून का जो सर्कुलेशन है बॉडी में, वो पृथ्वी के चुंबक के हिसाब से सेट है। ये ऊपर नीचे हो जाए तो सारा सिस्टम ही उलट पलट जाता है। उसको एडजस्ट करना होता है फिर से अंतरिक्ष से लौटकर। जैसे बाल्टी में पानी अगर रखो तो पृथ्वी पर तो वो बाल्टी में नीचे ही रहेगा, लेकिन अगर चुंबक ना हो पृथ्वी का तो वो ऊपर की तरफ छलकना शुरू कर देगा ना पानी बाल्टी से। वही हाल हो जाता है खून का। तो ये तो मुख्य चीजें हैं जिनको एडजस्ट करना होता है फिर से पृथ्वी के हिसाब से। इसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत चीजें होती है शरीर में। लेकिन एक तरह से यूं समझिए कि वो जो गोल गोल चक्कर खाकर फिर से उठने वाली कोशिश होती है ना, मोटे तौर पर उतना ही मामला है, उससे ज्यादा नहीं। और शुभांशु तो 18 दिन ही रहकर आए हैं, कितने सारे अंतरिक्ष यात्री तो महीनों महीनों रहकर आ चुके हैं। तो एक हफ्ते का इंतजार कीजिए, शुभांशु घर आ चुके हैं, अपने घर भी आ जाएंगे। 100 बात की एक बात। उधर यौन उत्पीड़न मामले में क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उन पर एक लड़की ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायत करने वाली लड़की को फटकार भी लगाई। कोर्ट के मुताबिक यश दयाल और वो लड़की पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में थे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि यश दयाल ने उन्हें शादी का झांसा देकर उनके साथ संबंध बनाए थे। तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 27 रन पर सिमट गई। ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने 176 रन से जीता और सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। जापान के टोक्यो में बैडमिंटन चैंपियनशिप जापान ओपन 2025 की शुरुआत हो गई। इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन समेत कई और खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले यूएस ओपन जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और पूर्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को जापान ओपन में हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया। इधर अमेरिकी कारोबारी एलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की कारों का देश में पहला शोरूम मुंबई में खुल गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला शोरूम का उद्घाटन किया। यह शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला गया। यानी भारत में टेस्ला कारें बेचने का एलॉन मस्क ने जो सपना देखा था वो मुंबई में कंपनी का शोरूम खुलने के साथ पूरा हो गया, क्योंकि एलॉन मस्क की नजर लंबे वक्त से भारत जैसे बड़े बाजार पर थी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद मेकर मैक्सिटी मॉल में खोला गया शोरूम देश में टेस्ला का पहला शोरूम है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ये शोरूम लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर काम करेगा। यानी यहाँ न सिर्फ गाड़ियां बेची जाएंगी बल्कि टेस्ला की तकनीक और फीचर भी करीब से देखे जा सकेंगे। कंपनी के मुताबिक भारत में शोरूम के जरिए वाई मॉडल की गाड़ियां ही बेची जाएंगी, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए होगी। ये टेस्ला का सबसे लोकप्रिय और किफायती मॉडल है। हालांकि कुछ वक्त के बाद टेस्ला अपने मॉडल एस, मॉडल एक्स और मॉडल 3 को भारत में लॉन्च कर सकती है। टेस्ला की वेबसाइट के मुताबिक शुरुआत में मॉडल वाई के 2 वेरिएंट भारत में बेचे जाएंगे और अक्टूबर महीने से कारों की डिलीवरी ग्राहकों को शुरू कर दी जाएगी। उधर भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर उंगली में चोट लगने की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए। इंग्लैंड की टीम में उनकी जगह लियम डॉसन को शामिल कर लिया गया। शोएब बशीर को भारत के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में हुए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान गेंदबाजी करते हुए उंगली में चोट लग गई थी। 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के मुकाबलों की तारीखों का ऐलान हो गया। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के मुकाबले 12 से 30 जुलाई 2028 तक खेले जाएंगे। T20 फॉर्मेट में होने वाले इन मुकाबलों में महिलाओं का फाइनल 20 जुलाई 2028 को होगा, जबकि पुरुषों का फाइनल मुकाबला 29 जुलाई 2028 को खेला जाएगा। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। पंजाब के जलंधर में सैर करने के दौरान उन्हें एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। फौजा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया। उधर पश्चिम एशिया के देश सीरिया में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में करीब 50 लोगों की मौत हो गई। सीरिया में हुए तख्ता पलट के करीब 7 महीने बाद भी वहां नई सरकार के विरोधियों और समर्थकों के बीच चल रही लड़ाई ने कम होने का नाम नहीं लिया। इसी कड़ी में एक बार फिर दक्षिणी सीरिया के सुवेदा प्रांत में कोहराम मच गया, क्योंकि वहां सरकार के समर्थकों पर विरोधियों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि भड़के हुए लोगों ने सेना के एक टैंक को भी आग के हवाले कर दिया।
सीरिया का सुवैदा प्रांत विद्रोह की आग में बुरी तरह जल उठा। वहां जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस हिंसक झड़प में 2 बच्चों समेत करीब 50 लोगों की जान चली गई और बड़े पैमाने पर लोग घायल हो गए। घायलों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सीरिया में पिछले साल दिसंबर महीने में तख्तापलट हुआ था। वहां के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद को देश छोड़कर रूस में पनाह लेनी पड़ी थी। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सीरिया में नई सरकार के खिलाफ कई गुटों ने सड़कों पर मोर्चा खोल रखा है। वो पिछले 7 महीनों से प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन इस बीच बवाल तब बढ़ गया जब सरकार के समर्थकों के साथ विरोधियों की भिड़ंत हो गई। यह हिंसा सीरिया के दक्षिणी हिस्से में मौजूद सुवैदा प्रांत में भड़की। वहां हुए खून खराबे के बाद तनाव वाले इलाकों में पुलिस और सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में भीषण सड़क हादसा हो गया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। घटना में 3 लोग घायल हो गए। उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बिहार में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन पर केंद्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने आपत्ति जताई। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन को नागरिकता का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। टीडीपी ने इसे लेकर चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी। इसमें आंध्र प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन चुनाव से 6 महीने पहले नहीं कराए जाने की मांग की गई।